अध्याय 8 है ये, देसी जनता को सभ्य बनाना। देसी यानी नेटिव्स, हिंदुस्तान के लोगों की बात हो रही है। इनको सभ्य बनाने की क्या कोशिशें हुई, कैसे रिएक्शन हुआ। तो हमने देखा कि जब ब्रिटिश शासन तकरीबन 200 साल से ऊपर शासन रहा ब्रिटिशर्स का, और उसमें हमने देखा कि राजाओं पे क्या असर पड़ा, नवाबों पे क्या असर पड़ा, जो किसान थे, और उसके बाद हमने आदिवासियों पे देखा। लेकिन इस जमाने में जो विद्यार्थी गण थे, यानी जो पढ़ने लिखने वाले थे, शिक्षा पे क्या असर पड़ा। अंग्रेजों को यह लगता था कि केवल वो यहां ट्रेड करने या व्यापार करने या फिर कब्जा करने, या कब्जा तो खैर बाद में शुरू किया उन्होंने, उसके लिए नहीं आए। उनको यह लगता था कि एक और भी मिशन है हमारा, वो है हमारा सांस्कृतिक मिशन। सांस्कृतिक यानी कि हमारा कल्चर के प्रति भी एक रुझान होना चाहिए, हमारा इस पे भी एक अपना ओपिनियन है, मत है। उनका यह कहना था कि जो देसी समाज है, देशी मतलब हम हिंदुस्तान के लोगों की बात कर रहे हैं, नेटिव्स इसको कहा जाता है, नेटिव्स। तो नेटिव्स जो है उनको हमें सभ्य बनाना है, सिविलाइज करना है, यानी वो उनकी नजरों में अभी असभ्य है। जितनी भी रीति रिवाज हैं और मूल्य मान्यताएं, जो सोच है, जो यहां के त्योहार है, आचार विचार है, जो सोच है, जो सालों साल से चीजें चली आ रही है, उनको बदलने की जरूरत है। तो भारतीयों को शिक्षित करना या सिविलाइज बनाना, सभ्य बनाना, यानी वेस्टर्न लोगों की तरह बनाना, क्योंकि वो तो वेस्टर्न थे, अंग्रेज तो वेस्टर्न थे ना, यूरोप, अमेरिका और ब्रिटेन। तो ब्रिटेन चाहता था कि किसी तरीके से, कि वो मानते थे कि हम सभ्य, हम सिविलाइज्ड हैं। तो जब वो सिविलाइज करना चाहते थे, यानी कि एक अच्छी प्रजा, क्योंकि वो तो राजा थे, अंग्रेज राजा, उनकी हम लोग प्रजा, तो हम प्रजा को वो कैसे सभ्य बनाना चाहते थे, अच्छी प्रजा कैसे बनाना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया, उन कदमों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। अंग्रेज शिक्षा को किस तरीके से देखते थे, क्या नजरिया था हमारी शिक्षा के प्रति या शिक्षा के प्रति। तो आज जो हमें सहज दिखाई देता है ना, सुबह बच्चा उठता है, माँ बाप उसे तैयार करते हैं, या तो एक गाड़ी आती है, या फिर माँ बाप या बाप या माँ जो भी, वो छोड़ते हैं जाके। बच्चा सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे या 3 बजे तक स्कूल में रहता है, वहां पर उसकी क्लासेस होती हैं, आजकल ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। उसके बाद वो बीच में खेलता भी है, फिर उसका वो वापस आता है, होमवर्क करता है, ट्यूशन पढ़ता है, या कभी उसका एग्जाम होता है, कभी उसका कोई असाइनमेंट होता है। ये सब चीजें जो आज हमारे लिए बहुत सहज और सामान्य दिखाई दे रही हैं, वो 200 सालों में विकसित हुई हैं, जो आज हमारे लिए है। मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या थे और कैसे हम पढ़ते थे और आज क्या हुआ है। तो इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है। और भारतीयों ने, जब ब्रिटिश अपने विचार शिक्षा पे जाहिर कर रहे थे, तो भारतीयों ने क्या प्रतिक्रिया दी, उनका क्या सोचना था, उन्होंने क्या रिस्पांस दिया, उसकी भी चर्चा करेंगे। एक शब्द आने वाला है भाषाविद, इसको कहते हैं लिंग्विस्ट। भाषाविद, लिंग्विस्ट, एक ऐसा आदमी जो एक साथ कई भाषाओं को जानता है और उसका विद्यार्थी रह चुका है और उसकी पकड़ है एक से ज्यादा लैंग्वेजेस में। जैसे अगर कोई हिंदी भी जानता है, इंग्लिश भी जानता है, मान लीजिए तमिल भी जानता है, मैंडरीन भी जानता है, जैसे चाइनीज कहते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी लैंग्वेज जानते हैं। सन 1783 की मैं आपको बात बता रहा हूं। ये साहब देखिएगा, यही दोनों एक ही साहब हैं। ये जो साहब आप देख रहे हैं, इनका नाम है विलियम जोन्स। क्या नाम हुआ? अच्छा, फिलोलॉजिस्ट भी कहते हैं, जो हम लिंग्विस्ट कह रहे हैं। तो विलियम जोन्स साहब जो थे, वो कलकत्ता आए। कलकत्ता क्यों आए ये? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने, आपको याद होगा, एक रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके जरिए कलकत्ता में, पहले अक्षर लिखूंगा, कलकत्ता में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट बनाया था। और वहां पर ये जो साहब आए थे, ये जूनियर जज की पोस्ट पे आए थे। केवल ये कानून के माहिर नहीं थे, इसके अलावा ये एक भाषाविद भी थे। भाषाविद का क्या मतलब होता है? बहुत सारे लैंग्वेजेस ये जानते थे, क्योंकि ऑक्सफोर्ड में ये ग्रीक और लैटिन पढ़ के आए थे,
फ्रेंच और अंग्रेजी में भी इनकी महारत थी। इसके अलावा ये सीख रहे थे, अपने दोस्त से ये अरबी सीखते थे और फारसी यानी कि पर्शियन भी ये सीख रहे थे। बहुत सारी लैंग्वेज ये सीख चुके थे, आज भी ये सीख रहे थे। तो यहां पर एक चित्र दिया गया है जिसमें विलियम जोन्स साहब अपने मित्र से फारसी भाषा, पर्शियन भाषा सीख रहे हैं। बहुत समय इन्होंने लगाया, रोजाना घंटों घंटों ये संस्कृत विद्वानों के साथ बैठ के ये साहब बहुत सारी चीजें पढ़ रहे थे। और संस्कृत विद्वानों के साथ बैठेंगे तो संस्कृत पढ़ेंगे, तो संस्कृत की जो बारीकियां हैं, यानी कि जो उसके ग्रामर हैं, व्याकरण है, संस्कृत में जो काव्य लिखे गए हैं उसको पढ़ना। तो कुछ ही समय में ये केवल कानून, मतलब कानून के तो ये वेत्ता थे ही, जानकार थे ही, इन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंक गणित, चिकित्सा विज्ञान और तमाम तरह के विज्ञानों के बारे में इन्होंने बहुत महारत हासिल की, पढ़ाई की और प्राचीन भारतीय पुस्तकों को और उसमें दिए गए जो कानून हैं या जो फिलोसफी है, दर्शन जिसे हम कहते हैं, धर्म, रिलीजन की बात हो रही है, पॉलिटिक्स और जो मॉरल्स हैं, नैतिकता, अंक गणित, मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, चिकित्सा विज्ञान, मेडिसिन, इन सब के बारे में इन्होंने अध्ययन शुरू किया। अब इन्होंने ये देखा, ये जो साहब मैं आपको बता रहा हूं, फिर से दिखाता हूं, ध्यान रखिएगा, विलियम जोन्स की बात चल रही है। इन्होंने ये देखा कि केवल ये विलियम जोन्स साहब ही नहीं, बहुत सारे ऐसे अंग्रेज हैं, इनके मित्र हैं, इनके जानकार हैं, या फिर और भी ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे अफसर हैं जो बिल्कुल इन्हीं की तरह, विलियम जोन्स साहब की तरह दिलचस्पियां रखते हैं। उनकी भी रुचि यही है, वो हिंदुस्तान के कल्चर, हिंदुस्तान की लिखी हुई चीजों को जानना चाहते हैं। इसी दरमियान दो साहबों का मैं नाम लूंगा, वैसे तो इनका यहां चित्र दिया हुआ है, लेकिन यहां पर देखिएगा दोनों साहब को मैंने एक साथ दिखाने की कोशिश की है। ये जो साहब है इनका नाम है हेनरी थॉमस कोलब्रुक। क्या नाम है? हेनरी थॉमस कोलब्रुक। और दूसरे साहब जो देख रहे हैं इनका नाम है हेलीहेड, यानी नेथानिएल हेलीहेड। फिर से मैं प्रोनाउंस करूंगा इसको, एक कोशिश और की जाएगी, नेथानिएल हेलीहेड। तो ये दो साहब थे, मैं इनको थोड़ा सा पहले ही नाम दूंगा वरना मेरा टंग ट्विस्टर हो जाएगा। ये एक तो कोलब्रुक साहब और दूसरे साहब है नेथ साहब, ठीक है, हेलीहेड साहब। ये भी क्या कर रहे थे, ये भी दोनों भाषाएं सीख रहे थे, दे वर लर्निंग द लैंग्वेजेस। तो ये संस्कृत और खास तौर पे फारसी, कि उस जमाने में फारसी बहुत चलती थी, है ना, अंग्रेजों के आने से पहले कौन थे यहाँ पे, मुगल थे, फारसी चलती थी, यानी पर्शियन में काम होता था। तो ये संस्कृत और फारसी बहुत सारी ऐसी किताबें थी जिसको ये अनुवाद कर रहे थे, ट्रांसलेट कर रहे थे अंग्रेजी में। तो फिर क्या किया, विलियम जोन्स साहब, कोलब्रुक साहब और ये साहब हेलीहेड साहब, मतलब सबने मिलके, इन सब के साथ मिलके जोन्स ने, विलियम जोन्स ने की थी। ये जो आप देख रहे हैं, जो चित्र है, ये है सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी बनाई इन्होंने कहा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कौन सी सोसाइटी हो गई है? एशियाटिक, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यानी वो लोग जो एक सोच के हैं या एक दिलचस्पी रखते हैं, वो सबका उन्होंने एक ग्रुप बना लिया, जैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं आजकल, उसी तरीके से, ठीक है जी। इसके अलावा इन्होंने एक रिसर्च डॉक्यूमेंट यानी कि शोध पत्रिका भी प्रकाशित करना, उसको पब्लिश करना शुरू किया, जिसका नाम इन्होंने रखा एशियाटिक रिसर्च, AR कर देता हूं इसको। तो दो चीजें इन्होंने की। अब जो विलियम जोन्स साहब हो गए और ये कोलब्रुक साहब हो गए, ऐसे कई लोग थे, और ये दोनों का नाम मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये इनका एक रवैया था, इनका एक एटीट्यूड था, किसके प्रति? भारत के प्रति, हिंदुस्तान के प्रति। और क्या रवैया था? वो ये मानते थे कि चाहे भारत हो, चाहे वेस्टर्न कंट्री हो, यानी कि पश्चिम, हम वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में बोलते हैं, दोनों की ही जो संस्कृतियां हैं यानी कि कल्चर हैं, दोनों की संस्कृतियों के का ये आदर भाव से देखते थे, इज्जत करते थे, उनसे मोहब्बत करते थे। उनका यह मानना था कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है, वो उरूज पे थी, मतलब हाइट पे थी, बहुत जबरदस्त ये ऊंचान पे थी। लेकिन धीरे धीरे इसका पतन, डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो आज नहीं, प्राचीन काल पे जब हम शिखर पे थे,
हमारी संस्कृति शिखर पे थी, तो जितने भी चीजें लिखी गई, चाहे वो आप कहें कि वेद लिखे गए, कहानियां लिखी गई, डॉक्यूमेंट लिखे गए, जो भी चीज लिखी गई है, चाहे हम जितनी भी पवित्र, सबसे खास बात है कि जो हम वेदों को पवित्र मानते हैं, कानूनी ग्रंथ हैं उनको भी पवित्र मानते हैं। तो पवित्र और जो कानूनी ग्रंथ, पवित्र अलग हो गया जिसमें हम वेदों को करेंगे, इंक्लूड करेंगे, कानूनी ग्रंथ हो गए। तो जरूरी ये हो जाता है कि हम ये जोन साहब और कोलब्रुक साहब का ये मानना था कि हम इनको जाने, समझें इसको। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम इनको जानेंगे तो हिंदू हो गए या मुस्लिम हो गए, इनके असली विचार जो हिंदुस्तान में कौन थे, हिंदू और मुस्लिम आज भी यही है ना। 14% से ऊपर मुस्लिम है और करीबन 80% से ऊपर हिंदूज हैं। तो इनका के बारे में कैसे जाना जा सकता था? इनके बारे में तब जाना जा सकता था, इनकी पुरानी संस्कृति क्या है उनको पढ़ के जाना जा सकता था। और फिर जब हम इनका बैकग्राउंड जान लेंगे, इनके बारे में सब सीख जाएंगे और इनके बारे में हमारा आदर भाव तो है ही, तभी हम इनको आगे बढ़ा पाएंगे, यानी भारत को आगे बढ़ा पाएंगे। ऐसा किसका मानना था? जोन साहब का, कोलब्रुक साहब का। हेलीहेड साहब मेनली जो ट्रांसलेशन में थे, हेलीहेड साहब, फिर से बोलूं, नेथेनियन। ओके, तो जोन्स और कोलब्रुक की बात मैं बार बार कर रहा हूं। इनका यह विश्वास था कि ये जो अंग्रेज हैं उनको ना केवल ये भारतीय संस्कृति के बारे में जानने की से उनको भारत के बारे में जानने की मदद मिलेगी, बल्कि ये होगा केवल यही लोग नहीं जाने, केवल जो अंग्रेज हैं वही नहीं जानेंगे भारत की संस्कृति के बारे में, बल्कि जो हिंदुस्तानी लोग हैं यानी भारतीय लोग हैं, उनका जो पुराना वैभव था, उनकी जो पुरानी संस्कृति थी, उनका जो पुराना ग्रंथ थे, उनके जो बहुत अच्छे अच्छे जो लिखावट थी, मतलब जो भी चीजें दर्ज की गई हैं, उनके बारे में जानने में मदद मिलेगी उन लोगों को जो आज के भारतीय हैं। भारतीय संस्कृति से इन्हीं को नहीं, भारतीय लोगों को भी जानने का मौका मिलेगा, ऐसा इनका मानना था। जो उनकी लुप्त वैभव के, उन्होंने कहा ना कि भाई ये डिक्लाइन हो गया, उरूज पे तो थी, बहुत हाइट पे तो थी, लेकिन वो डिक्लाइन हो गया। तो आज जो डिक्लिनेशन हुआ है, तो उस जमाने में जब ये बहुत टॉप पे थे हम संस्कृति वाइज, कल्चर वाइज, उसको जानने का मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि हम बन जाएंगे एक तरीके से मालिक और हम बन जाएंगे अभिभावक, यानी हिंदुस्तानियों के लिए अंग्रेज मालिक भी होंगे और उनके गार्जियन भी होंगे, उनके एक तरीके से दोस्त की तरह का हम, क्योंकि उनकी चीजें कर रहे हैं ना। तो अगर आप मतलब कोई अगर मुसलमान है और उसके साथ आप मस्जिद चले जाएं तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करने लगेगा। अगर आप कोई सरदार है और उसके साथ चले जाएं ये इसमें गुरुद्वारे में, तो आपको बहुत मानेगा कि भाई आप तो बहुत बढ़िया आदमी, आप सारे धर्मों को सारे जो ग्रंथ हैं, सारे जो लिखावटें हैं, सारी चीज़ों को, सारी कल्चर्स को रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा इनका मानना था। ओके, तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे जो अधिकारी हैं, बहुत सारे जो अंग्रेज अधिकारी हैं, उन्होंने ये कहा कि देखिए ऐसा है, पश्चिमी ज्ञान या कहें जो वेस्टर्न एजुकेशन है, इसके बनिस्बत, इसके जरिए, इसके अलावा, इसके बनिस्बत यानी इसके बजाय जरूरी यह है कि भारतीय ज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए, इसको प्रोत्साहन देना चाहिए। इसका मतलब यह है कि पहले तो आप संस्कृत और फारसी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट उस जमाने में चल रही थी, इनके काव्य पढ़ने के लिए, इनको पढ़ने के लिए, इनको समझने के लिए एक तो संस्थानों को बनाया जाए, इंस्टीट्यूशंस बनाए जाए, और हिंदू और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाए जिससे वो वाकिफ है, जिससे वो परिचित है, जिससे वो वाबस्ता है, वो जानते हैं उस चीज को। और क्योंकि हिंदू और मुसलमान जिस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत देते हैं, अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करने लगे या उन्हीं चीज को पढ़ाने लगे, उन्हीं चीज को समझाने लगे, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर आप हिंदू मुसलमानों को आप पश्चिमी ज्ञान देने लगे, तब कैसे होगा? उनके लिए तो नई चीज होगी, हो सकता है वो उस तरीके से ना उसको ले पाए। ओके, तो केवल ये जो इस तरीके से ही हिंदुस्तानियों को, जो हिंदू मुस्लिम मेन थे, उनको हिंदुस्तानियत सिखा के, उनको उनका वैभव जो पुराना कल्चर है उसको सिखा के, जनवा के, सब शब्द मेरा ये कहने का मतलब ये है कि उससे एक तरीके से एक्सपोज करा के, समझा के, सिखा के, तभी हम उनका दिल जीत सकते हैं, हम उनके दिल में बैठ सकते हैं और वो हमारी इज्जत करना शुरू करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो प्रजा है हमारी, ये जो प्रजा है, तभी हमसे हमारी इज्जत करेगी जब हम उनकी चीजों की इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। ओके, तो हुआ ये कि इसका असर भी हुआ। एक मदरसा ऐसी जगह होती है जहां पर अरबी भाषा, उर्दू नहीं कहूंगा, अरबी भाषा
ये इसमें होता ये है कि यहाँ पर इस्लामिक स्टडीज़ होती है, खास तौर पे जो स्कूल या कॉलेज जहाँ पर मदरसा जिसको कहा जाता है, जहाँ इस्लामिक स्टडीज़ होती है, उसके अलावा भी बाकी जो ज़िंदगी जीने के तौर तरीके सिखाए जाते हैं। बहुत अच्छी जगह होती है, बहुत पाक साफ जगह होती है, बहुत इज़्ज़त वाली जगह होती है। तो हुआ ये कि 1781 की मैं बात करता हूँ आपसे। इसमें क्या हुआ, अरबी और फारसी यानी जो इस्लामिक कानून है, इस्लामिक लॉज, इसको बढ़ावा देने के लिए एक मदरसा खोला गया। कहाँ खोला गया साहब? कहाँ? कलकत्ता में। कहाँ खोला गया, ये ध्यान रखना आपको। 1781 कलकत्ता में मदरसा खोला गया। ठीक है, किसने खोला? अंग्रेजों ने। तो कलकत्ता का सी कर देता हूं इसको। इसी तरीके से 1791 में क्या हुआ, इन्होंने बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और ये जो कॉलेज है ना, इसमें संस्कृत के ग्रंथों की शिक्षा दी जाने लगी। यानी जो 1791 में बनारस में जो हिंदू कॉलेज है, बनारस हिंदू कॉलेज, इसकी स्थापना हुई। यहां पर संस्कृत के ग्रंथों की शिक्षा यानी कि संस्कृत की शिक्षा दी जाने लगी। लेकिन आपको क्या लगता है, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे विलियम जोन्स, जैसे आपके कोलब्रुक्स साहब, हेलीहेड साहब, नेथानियल हेलीहेड साहब, ऐसे लोग थे, वैसे उनके आलोचक भी थे। ओके, तो ये जो लोग थे ना, ये सारे लोगों का नाम जो मैं ले रहा हूं, ये सब थे प्राच्यवादी। प्राच्यवादी। अब प्राच्यवादी क्या हुआ, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट क्या कहते हैं? ओरिएंटलिस्ट। तो कई लोग जो थे इन ओरिएंटलिस्ट, यानी जो चाहते थे कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तानियत सिखाई जाए, हिंदुस्तानी भाषा के बारे में, हिंदुस्तान का कल्चर सिखाया जाए, इसके कई लोग कटु आलोचक थे। कई लोग क्रिटिसाइज करते, ना 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 ना, ये क्या बात हुई? अरे हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानी कैसे सिखाओगे? अरे हम हैं यहाँ के राजा, हम चीजें बताएंगे, हम सिखाएंगे। तो पूरब की जघन्य गलतियां, पूरब हिंदुस्तान के बारे में हो रही है, ठीक है। पूरब में हम हिंदुस्तान भी आ जाते हैं। देखिए यहां पर इंग्लैंड है, ठीक है, ये यूरोप यहां पर है। इस जगह पे अगर आप आएंगे, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो इंग्लैंड के पूरब में आता है, ईस्ट में आता है क्या? हिंदुस्तान भी यहीं आता है, अरब भी यहां आता है। तो अरब की भी बात इन्होंने की है, तो हिंदुस्तान की भी बात की है। इन्होंने ये कहा, कई लोग ऐसे थे कि ये जो प्राच्यवादी या फिर जो ओरिएंटलिस्ट दृष्टिकोण है, विचारधारा है, कई लोग इसकी आलोचना करने लगे, क्रिटिसिज्म करने लगे। वो ये कहते थे कि जो यहाँ का साहित्य है ना साहब, यहाँ का जो साहित्य है, यहाँ का जो ज्ञान है, यहाँ की जो किताबें हैं, ये सब के सब त्रुटियों से भरी हुई हैं, कमियों से भरी हुई हैं, बहुत सारी गलतियां हैं इसमें, अवैज्ञानिक है, साइंटिफिक नहीं है, इसमें साइंस का कोई लेना देना नहीं है, बस ऐसे लिख दिया गया है। यानी गंभीर भी नहीं है और सरफेस्ड है, यानी बहुत सीरियस आदमी ने या सीरियस लोगों ने नहीं लिखा है। और दूसरा ये सतही है, यानी कि केवल सरफेस पे है, अंदर जाके गूढ़ तरीके से इसको नहीं समझा गया है, ना लिखा गया है। ओके, तो उनका ये कहना था कि भाई ऐसा है कि ये जो आप प्राच्यवादी लोग जो कह रहे हैं कि भाई इनको हिंदुस्तानियत सिखाई जाए, इनको संस्कृत सिखाई जाए, इनको अरबी सिखाई जाए, इनको पारसी सिखाई जाए, ये सब आप छोड़ दीजिए, इस पे पैसा खर्च करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, बिल्कुल ना करें। ये जो अरबी और संस्कृत की तरफ, संस्कृत भाषा के जो साहित्य आप पढ़ाने निकले हैं, ये बिल्कुल इसमें एक भी पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, इन्होंने सीधा कहा ये। तो प्राच्यवादियों में जो शुरुआती हमला करने वाले थे, जो क्रिटिसिज्म करते थे ओरिएंटलिस्ट वालों का, उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो थे जेम्स मिल। शुरुआत में जेम्स मिल जो साहब थे, उन्होंने कहा ये क्या होता है, देसी जनता का दिल जीतना, व्हाट इज दिस? देसी की जनता के दिल भी जीतने की जरूरत नहीं है। ओके, हमको अपने हिसाब से, ये साहब है जेम्स मिल, देख लीजिए पहले आप। इन साहब ने कहा दिल भी नहीं जीतना, हमको अपने हिसाब से उनको शिक्षा देना है, ठीक, हम जो चाहते हैं हम वो शिक्षा देंगे जो उनके लिए उपयोगी होगी, जो उनके लिए व्यवहारिक होगी, जो उनके लिए प्रैक्टिकल होगी, जो उनके काम आएगी आगे चल के। उनको ये जेम्स मिल साहब कहते हैं कि हिंदुस्तानियों को वो चीज सिखाई जाए, वो चीज बताई जाए, ये बताया जाए किस तरीके से पश्चिम मतलब ये यूरोप और इंग्लैंड वाली बात हो गई, किस तरीके से पश्चिमी लोग ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने वैज्ञानिक तौर तरीके से या वैज्ञानिक सोच से, लॉजिक तरीके से, तकनीकी तौर पे, यानी जो टेक्निकल तौर पे चीजें आगे बढ़ाई हैं और सफलताएं हासिल की हैं, सफलताएं हर्जित की हैं। जेम्स मिल ने कहा कि भाई कहाँ आप मतलब लोगों को पीछे ले जा रहे हो, आगे आपको आगे जाना चाहिए, आप इनको पीछे ले जा रहे हो, ठीक।
तो 1830 में ये जो विरोध है ये और तीखा होता चला गया, ऐसा नहीं कि ये रुका, बहुत। इसमें एक साहब निकल के आए, उनका नाम है थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। यहाँ साहब देखिए, ये साहब हैं, ये थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। मैंने एक थोड़ा शॉर्ट में बताने की भी कोशिश की है, ये आगे आएगा। थॉमस बेबिंगटन मैकॉले साहब जो है, इन्होंने ये सबसे ये इनसे भी ज़्यादा आगे थे, जेम्स मिल से भी ज़्यादा आगे थे। इन्होंने कहा कि बिल्कुल ये तो भारत जो है वो असभ्य देश है, इनको सभ्यता सिखाना ज़रूरी है, ये असभ्य लोग हैं, इनको हम सभ्यता सिखाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये हुआ कि मैकॉले ने कहा कि हमारी जो लाइब्रेरी है ना, उसका एक जो छोटा सा शेल्फ है, उसमें जो किताबें रखी हैं उसी के बराबर हिंदुस्तानी और अरबी, हिंदुस्तानी अरबी साहित्य को मिला दिया जाए, ये छोटी सी शेल्फ में आ जाएगा। मतलब वेस्टर्न जो साहित्य है या वेस्टर्न चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आगे निकल गई हैं, ये लोगों का तो छोटे से में आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो प्राच्यवादी ज्ञान है ना, ये जो ओरिएंटलिस्ट कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तानियों को संस्कृत पढ़ाओ, अरबी पढ़ाओ, फारसी पढ़ाओ, उनके वैभव के बारे में सिखाओ, उनके पास वो जब बहुत आगे थे पुराने ज़माने में, सैकड़ों साल पहले। उन्होंने कहा ना, पैसा वैसा नहीं बर्बाद करना इनके ऊपर। उन्होंने ये कहा, मैकॉले साहब ने सीधा कहा कि देखिए अंग्रेजी भाषा सिखानी है। मैकॉले, फिर से समझिए, मैकॉले साहब ने कहा अंग्रेजी सिखानी है, ठीक। और दूसरी चीज ये है कि जब हिंदुस्तानी अंग्रेजी सीख जाएंगे तो दुनिया में सबसे अच्छा साहित्य जो है, सबसे अच्छी जो कलाकृति है, सबसे अच्छी जो चीजें लिखी गई हैं, उनको पढ़ने का हिंदुस्तानियों को मौका मिलेगा। वो जान पाएंगे कि विज्ञान क्या है, असली विज्ञान क्या है, वो फिलॉसफी जान पाएंगे कि भाई असली फिलॉसफी क्या है, उनसे अवगत हो पाएंगे, राइट। तो ये होगा कि अंग्रेजी से जो हिंदुस्तानी लोग हैं उनको हम सभ्य बना सकेंगे, उनकी रुचि में तब्दीली कर सकेंगे, उनके जो मूल्य है, उनके वैल्यूज है, मॉरल्स है, संस्कृति, उनको हम चेंज कर सकेंगे, उनको बदल सकेंगे। तो हुआ ये कि मैकॉले साहब ने, मैं आपको ये थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मैकॉले साहब, ये अभी थोड़ा चित्र को भी डिस्कस करता हूँ। इन्होंने क्या किया, क्योंकि बड़े साहब थे, इन्होंने मिनट्स लिखे, हर एक मीटिंग में ना एक मिनट्स लिखे जाते हैं, मतलब इन्होंने अपनी बातें लिखी मैकॉले साहब ने। तो मैकॉले साहब ने जब ये लिखा तो उसके बाद क्या हुआ कि 1835 में ये जो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया और कहा कि अंग्रेजी की शिक्षा दी जाएगी। ओके, तो अंग्रेजी को खास तौर पे जो उच्च शिक्षा है, ये स्कूल मतलब एलिमेंट्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं 10वीं 12वीं और उससे ऊपर की बात कर रहा हूं। उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया। और जो कलकत्ता में क्या था, मदरसा बनाया गया था। और आपको याद है बनारस में क्या बनाया गया था, संस्कृत कॉलेज। इन्होंने कहा कि ये जो ओरिएंटलिस्ट या प्राच्यवादियों के कहने पर ये सब हमने बनाया है, इसको प्रोत्साहन मत दीजिए ज़्यादा, जिनको ज़्यादा बढ़ावा मत दीजिए आप। ये सब जो है ना, ये अंधकार के मंदिर हैं, यहाँ पर अंधेरा है। या आप उर्दू सीख के क्या करोगे सर, की संस्कृत सीख के क्या करोगे, या वो उनके जो पुराने ज़माने में चीज़ें लिखी गई उसको सीख के क्या करोगे आप। तो अब अंग्रेजी में किताबें छपने लगी, पाठ्य पुस्तक छपने लगे। तो ये जो साहब आप देख रहे हैं, इनका नाम है थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, उनका एक कक्ष दिखाया गया है। और ये जो साहब आप देख रहे हैं, ये भी थॉमस बेबिंगटन मैकॉले साहब है। ओके, एक चित्र दिखाना चाहूंगा उससे पहले कि ये है एक चित्र जो कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल में है। 1830 की मैं बात कर रहा हूँ। वॉरेन हेस्टिंग का ये स्मारक है। ये साहब जो आप देख रहे हैं वॉरेन हेस्टिंग, ये भी इनका एक दूसरा चित्र दिखाने की कोशिश की है मैंने। ये वॉरेन हेस्टिंग साहब है। आप मुझे बताइएगा कि ये कौन साहब थे, वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे, ये आप मुझे बताएंगे। तो भारत में जो ब्रिटिश सत्ता है उसके बारे में जो प्राच्यवादी लोग हैं, यानी कि जिसे हम ओरिएंटलिस्ट कह रहे हैं, वो क्या सोचते थे। या सबसे ऊपर आप देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग साहब है, राइट। ये ओरिएंटलिस्ट के सबसे बड़े समर्थक थे। ये मानते थे कि जो ओरिएंटलिस्ट सीख रहे हैं, सब कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। एक तरफ यहाँ पर आप पंडित साहब देख रहे हैं, एक तरफ ये मुंशी बैठे हुए हैं। मुंशी ऐसा नहीं जो आज हम कहते हैं कि भाई मुंशी साहब जो लेखा जोखा रखते हैं अकाउंट्स का, वो नहीं। ये मुंशी वो हैं जो एक भाषाविद होते हैं, ठीक। तो हेस्टिंग्स और जो बाकी जितने भी लोग रहे, जो प्राच्यवादियों को आगे बढ़ाया, जिन्होंने जो बहुत सारे भाषाएं सीखना चाहते थे। तो एक भाषा होगी, मान लीजिए हिंदी सीख रहे हैं आप, इसके साथ आप संस्कृत सीख रहे हैं, इसके साथ आप फारसी सीख रहे हैं, या और कोई भाषा सीख रहे हैं, मान लीजिए अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो अपनी लैंग्वेज के अलावा जो भी लैंग्वेज सीख रहे थे लोग, या बाकी लैंग्वेजेस को ये वर्नाकुलर कहते थे। क्या कहते थे? जो दूसरी लैंग्वेजेस है ना, विभिन्न भाषाएं सीखना, जो और भी सीखना चाहते थे, उनको वर्नाकुलर नाम देते थे, राइट। तो हेस्टिंग साहब ने ही, ये जो मैंने बताया था ना कलकत्ता में जो मदरसा स्थापित हुआ, ये हेस्टिंग साहब की ही पहल से हुआ था।
इसमें जो हम ओरिएंटलिस्ट की बात कर रहे हैं, प्राच्यवादी, उसका मतलब यह है कि जो एशियाटिक भाषाएं हैं जिसमें जो आपकी संस्कृत आ जाती है, फारसी आ जाती है, अरबी आ जाती है, उनका जो गहन ज्ञान रखने वाले लोग हैं उनको प्राच्यवादी कहते थे। लेकिन जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें प्राच्यवादी सोच या जिसे कहते हैं ओरिएंटलिस्ट सोच, वो ये थी कि हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानियत सिखानी है, यहाँ की संस्कृति कल्चर के बारे में सिखाना है। मुंशी, जैसे कि हम अकाउंटेंट कहते हैं आज के ज़माने में, वो उस ज़माने में ऐसे लोग थे जो फारसी को बहुत अच्छे से जानते थे, पढ़ना लिखना और पढ़ाना भी जानते थे। वर्नाकुलर का मतलब ये है कि जैसे आपकी मेन भाषा है, इन लोगों ने शुरू किया ये कि इंग्लिश भाषा है, इसके अलावा जितनी भी भाषाएं हैं उनको, जैसे आप मान लीजिए हिंदी हो गई या फारसी हो गई, अरबी हो गई, संस्कृत हो गई, इन सबको ये वर्नाकुलर भाषा कहने लगे। अपनी भाषा के अलावा जितनी थी वो सारी वर्नाकुलर भाषा में आ गई। व्यवसाय के लिए शिक्षा, इनका नाम देखिएगा, ये साहब है चार्ल्स वुड। अब मैं इनका एक डिस्पैच बताऊंगा, वुड्स डिस्पैच, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो 1854 की बात है, 1854 की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें लंदन में स्थित जो उनका ऑफिस है या कहें कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, उन्होंने जो भारतीय गवर्नर जनरल साहब है, जो इंडिया में उस समय गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने इनको एक नोट भेजा, एक विज्ञप्ति भेजी, और कंपनी के जो नियंत्रक मंडल है, इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो भी हेड होंगे, तो वो साहब थे उस जमाने में चार्ल्स वुड साहब। चार्ल्स वुड साहब के नाम से एक संदेश जारी हुआ या एक निर्देश आदेश जारी हुआ, और उसको कहा जाता है वुड का नीति पत्र, और अंग्रेजी में इसे बोलेंगे वुड्स डिस्पैच। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? इसमें क्लियरली बताया गया कि जो ओरिएंटलिस्ट कह रहे थे कि भाई हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानी भाषा सिखाइए, उनकी कल्चर के बारे में बताइए, इस वुड्स डिस्पैच में क्लियर बताया गया था कि यूरोपीय शिक्षा, इंग्लिश शिक्षा, अंग्रेजी बेस्ड शिक्षा ये देनी है, और इसके अलावा वुड्स डिस्पैच में यूरोपीय शिक्षा के जो लाभ थे, व्यावहारिक लाभ क्या है, मतलब प्रैक्टिकल फायदे क्या हैं, वो इसमें बताए गए थे। ये जो दस्तावेज है, डिस्पैच है, जो डॉक्यूमेंट है, इसमें ये बताया गया था कि भाई जो इंग्लिश मीडियम है या यूरोपीय मीडियम है, इससे भारतीयों को क्या होगा, एक तो व्यापार यानी ट्रेड, और वाणिज्य यानी कॉमर्स। जब व्यापार और वाणिज्य बढ़ेगा या व्यापार और वाणिज्य के मायने क्या है उसको समझने में आसानी होगी, और यह समझने में मिलेगा कि जो देश में जितने भी संसाधन है, चाहे आप आयरन ओर ले लीजिए, पानी ले लीजिए, हवा ले लीजिए या फॉरेस्ट ले लीजिए, जितनी भी चीजें एक देश में होती हैं उनका कितना इंपॉर्टेंस है वो समझने में मिलेगी। फायदा मिलेगा किसको? हिंदुस्तानियों को, अगर वो अंग्रेजी मीडियम या यूरोपीय मीडियम से उनको पढ़ाया जाए। दूसरा यह है कि हिंदुस्तानियों की जो आज की रुचियां हैं, आज की जो उनके इंटरेस्ट है और उनकी जो आकांक्षा है, वो जो सोचते हैं कि अपनी जिंदगी में क्या पाना है उनको, उन सब में बदलाव आएगा। दूसरा यह है कि जो ब्रिटिश गुड्स है, ब्रिटिश सामान की मांग पैदा होगी, और तभी ये हिंदुस्तानी लोग ब्रिटिश गुड्स को खरीदना शुरू करेंगे। इस डिस्पैच में, वुड डिस्पैच में यह भी बताया गया था कि किस तरीके से यूरोपीय मीडियम या इंग्लिश मीडियम से भारतीयों का जो नैतिक चरित्र है, इनके जो मॉरल वैल्यूज है, उसमें फायदा होगा, वो उसकी बढ़ोतरी होगी। वो सत्यवादी होंगे यानी कि सत्य बोलेंगे, और दूसरा वो ईमानदार बन जाएंगे। अब जरूरत ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारे लोग तो नहीं, बहुत सारे गोरे तो थे नहीं यहाँ पे, उनको तो हिंदुस्तानी ही चाहिए थे ताकि उनके सारे काम हो सके। और अगर हिंदुस्तानी चाहिए तो हिंदुस्तानी तो एक तरीके से दूसरे कल्चर का है, दूसरे ट्रेडिशन का है, ये अलग है, और ये भी पता है कि इन्होंने इन पे कब्जा कर रखा है। तो अगर ये सत्यवादी हो जाए, ईमानदार हो जाए, तो ये अपने आका, अपने मालिक, उसके प्रति भरोसे से काम करेंगे, तो ये ना भरोसेमंद कर्मचारी हो जाएंगे एक तरीके से। उन्होंने ये भी बताया कि जो पूरब, ये जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो पूरब यानी कि इंडिया और अरब, यहाँ का जितना भी साहित्य है
वो सब खराब है, गलत है, त्रुटियों से भरा पड़ा है। यहां पर क्लियर बताया गया है कि ये त्रुटियों से भरा पड़ा है। यानी कि अगर एक इंसान को ये पूरब का साहित्य पढ़ाया जाए तो ना तो वो कोई दायित्व निभा पाएगा, ना अपने काम को ठीक से निभा पाएगा, ना उसमें कोई कमिटमेंट होगा, यानी कि कोई समर्पण भी नहीं होगा, ना दायित्व होगा किसी काम के प्रति जो दायित्व होता है कि भाई मुझे ये करना है। तो जो शासन है, प्रशासन है, जिसके लिए आदमी काम करेगा, उसके लिए जो इसको स्किल चाहिए, निपुणता चाहिए, उसके उस काम को करने के लिए जो क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स, मेरिट चाहिए, वो सब तो इसमें होंगी नहीं। तो 1854 का जो मैं आपको वुड्स डिस्पैच बता रहा हूं, उसके बाद अंग्रेजों ने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए। पहली चीज तो यह है कि उन्होंने सरकारी शिक्षा विभाग ये सब बनाए, इनका गठन किया। इसका मतलब यह था कि यह बताने का केवल मतलब था कि जितने भी एजुकेशन रिलेटेड मैटर्स हैं, या ये कहें कि शिक्षा संबंधी जितने भी आचार विचार या शिक्षा संबंधी जितने भी मामले हैं, उस पे सरकार का नियंत्रण हो जाए, मतलब इंग्लिश रूल का नियंत्रण हो जाए। दूसरा ये यूनिवर्सिटीज यानी कि विश्वविद्यालय, इनकी शिक्षा को इन्होंने व्यवस्थित किया या विकास किया। विकास करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। आपको जान के बड़ा अचरज होगा कि 1857 में जब मेरठ में इनकलाब हो रहा था, या ये कहें कि मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह पे थे, विद्रोह कर रहे थे, बहुत बड़ा जो रिवोल्ट हुआ था, उसी समय मद्रास में, उसी समय कलकत्ता में और उसी समय बंबई में विश्वविद्यालय बन रहे थे। जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, जिसको हम स्कूली शिक्षा कहते हैं, उसके लिए भी काफ़ी इन लोगों ने काम करने की कोशिश की। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाना चाहूँगा। ये जो चित्र है, ये 19वीं सदी, मतलब 1800 से आगे आप चले जाइए, उसमें ये बॉम्बे विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय है। बड़ा सुंदर है। नैतिक शिक्षा की मांग। नैतिक शिक्षा क्या होती है? मॉरल एजुकेशन जिसे हम कहते हैं। एक चित्र दिखाना चाहूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। यहां पर यह है कलकत्ता में हुगली। हुगली एक नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है कलकत्ता में। हुगली नदी है, उसके पास एक सेरामपुर कॉलेज की स्थापना की गई। सेरामपुर, ये देखिए सेरामपुर कॉलेज, ये भी उसका रंगीन चित्र है। बैप्टिस्ट मिशन प्रेस, वहां पर बनाया गया प्रेस, मतलब जहां पर पब्लिकेशन होता है, जहां पर चीजें छापी जाती है। तो ये सेरामपुर कॉलेज कैसे बना, क्या आया, उसकी यहां पर एक चर्चा की गई है। आपको समझना होगा कि ये जो साहब हैं, इनका नाम है विलियम कैरे। क्या नाम है? विलियम कैरे साहब। ओके, ये स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक थे। हम हमेशा इंग्लैंड की बात नहीं कर रहे। इंग्लैंड को जब भी हम ब्रिटिश की बात करते हैं तो इसमें इंग्लैंड और स्कॉटिश दोनों होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने सेरामपुर मिशन की स्थापना की या उसमें मदद की। हुआ यह था कि जितने भी ईसाई या कहें कि क्रिश्चियन मिशनरी थे, क्रिश्चियन मिशनरी का काम क्या होता है कि धर्म के बारे में बताना, उसे आगे बढ़ाना, और अगर कोई चाहे तो उसको अपने धर्म में कन्वर्ट करना। तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते हैं, जिनको हम धर्म प्रचारक कहते हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई शिक्षा का मतलब क्या है, शिक्षा क्या होनी चाहिए। क्योंकि ये धार्मिक तरीके के लोग हैं, तो उनका ये है कि भाई लोगों का जो धर्म है, या कहें नैतिक चरित्र जो है, नैतिक चरित्र क्या हुआ, मतलब जो इनके मॉरल वैल्यूज है, इनकी सोच है, इनके ओपिनियंस है, इनकी जो भगवान के प्रति रुचि है, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी लानी पड़ेगी। और ये तभी हो सकता है जब इनको ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाए, या ईसाई धर्म की शिक्षा से ही इनके मॉरल वैल्यूज, ओपिनियंस में फायदा होगा, बढ़ोतरी होगी। ओके, लेकिन बात ये थी कि 1813 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो कोई भी जो मिशनरी एक्टिविटी थी, या कहें कि जो धर्म प्रचार की एक्टिविटी थी, इसके बहुत खिलाफ थी। उनको ये लगता था कि भाई अगर हमने नेटिव्स यानी कि जो स्थानीय जनता है, उनको उनके सामने ये मिशनरीज छोड़ दिए तो एक असंतोष पैदा हो जाएगा, और वे समझेंगे कि जो अंग्रेज यहाँ पर हिंदुस्तान में आए हैं, ये कहीं ना कहीं इनके दिमाग में कुछ और है, ये हमारा धर्म बदलना चाहते हैं या धर्म के लिए आए हैं, जो कि नॉर्मली सुनने को मिलता था उस जमाने में। तो हुआ ये कि जब इनका सपोर्ट मिला नहीं, तो ये लोग क्या करेंगे, मिशनरीज लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल की जगह तो ये अपना कोई शिक्षा का संस्थान या कोई भी संस्थान नहीं बना सकते। तो इन्होंने क्या किया कि सेरामपुर गए। अब सेरामपुर क्यों गए? सेरामपुर भी ये कलकत्ता के पास में, मतलब वेस्ट बंगाल में ही है।
श्रीरामपुर में जाके अपना मिशन खोला। मिशन मतलब स्थापना की, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है। उसका कारण यह था कि जो श्रीरामपुर इलाका था वो जो डेनमार्क उसकी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत था, मतलब इनके अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में नहीं था ये। फिर 1800 में इन्होंने क्या किया, एक छापाखाना खोला। छापाखाना मतलब होता है पब्लिशिंग मतलब उसमें कागज भी आप पब्लिश कर सकते हैं, किताबें भी पब्लिश कर सकते हैं। और 1818 में एक कॉलेज खोला। तो ये जो मैंने आपको शुरुआत में चित्र दिखाए उन्हीं छापाखाने और कॉलेज का चित्र है। ओके, तो 19वीं शताब्दी जो है, मैं 1800 के आगे की बात कर रहा हूं। यहां पर ये जो मिशनरीज है उन्होंने बहुत सारे स्कूल खोले, लेकिन हुआ ये कि फिर उसके बाद 1857 का रिवोल्ट हो गया और फिर से यही कहा गया कि भी ब्रिटिश जो सरकार है, ब्रिटिश रूल है, वो इस मिशनरी जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको डायरेक्टली सहायता देने में, मतलब प्रत्यक्ष रूप से सहायता देने में ये आनाकानी कर रही थी, यानी कि उनको घबराहट सी हो रही थी। उनको ये लगता था कि अगर किसी भी तरीके से जो भारतीय रीति रिवाज हैं, उनके व्यवहार आचार हैं, उनकी मूल्य मान्यताएं हैं, या उनके धार्मिक जो बिलीव्स हैं, धार्मिक विचार हैं, सोशल बिलीव्स हैं, इनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई भी छेड़खानी की तो फिर से ये कार्यक्रम हो जाएगा। क्योंकि 1857 केवल एक छोटी सी चीज के कारण इतना बड़ा बन गया, क्योंकि लोगों में बहुत सारा रोष तो था ही, लेकिन चिंगारी की जरूरत थी। चिंगारी ये थी कि एक आया कार्ट्रिज और उस कार्ट्रिज को मुंह से खोलना पड़ता था, और ये बात फैल गई कि जो कार्ट्रिज है इसको जब आप खोलेंगे तो इसके ऊपर सुअर और गाय, इसकी चर्बी से बना हुआ है, इसकी ग्रीसिंग है, उसकी ऑयलिंग है। आप समझ गए, ये थी प्रॉब्लम। तो इसलिए ये लोगों ने सपोर्ट तो किया नहीं। अब एक साहब इसमें मैं दिखाना चाहूंगा, इनका नाम है विलियम एडम, स्कॉटिश साहब थे ये। तो इनका चेहरा पहला ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इन्हीं के बारे में बहुत बात होने वाली है। ये है विलियम एडम साहब, ठीक है। अब इन्होंने जो बताया वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हुआ ये कि 1830 की बात मैं कर रहा हूं आपको। ये साहब कहां के? स्कॉटलैंड के। तो सा लिख देता हूं, स्कॉटलैंड। अब यहां पर एक क्रिश्चियन मिशनरी हुए, इनका नाम है विलियम एडम साहब, WA कर देते हैं। इन्होंने बंगाल का, जो आज का वेस्ट बंगाल है, वो पूरा का पूरा बंगाल था, यानी उसमें बांग्लादेश था साथ में, और बिहार, बांग्लादेश और बिहार के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट यानी जिलों का इन्होंने दौरा किया। हुआ यह था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने कहा विलियम एडम साहब से कि ऐसे करो आप कि जो यहाँ के नेटिव स्कूल है, हिंदुस्तान के जो स्कूल है, एक क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसकी जरा एक हमें रिपोर्ट लाके दो। तो विलियम एडम साहब ने इसीलिए बहुत जबरदस्त तरीके से पूरी जगह का दौरा किया, बहुत जगह गए। अब जो इन्होंने ये पाया, एडम साहब ने जो पाया, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी दिलचस्प है। क्योंकि एडम साहब ने ये पाया कि जो बंगाल है और बिहार है, यहां पर तकरीबन 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं हैं। कितनी है? 1 लाख प्लस। और एक पाठशाला में, प्रति पाठशाला, 1 पाठशाला 20 विद्यार्थी होते हैं या उससे अधिक होते हैं, मतलब 20 के आसपास एक एवरेज मान लीजिए। लेकिन अगर आप बच्चों की संख्या देखें, 1 लाख इंटू 20 कर दूं मैं, कितना हो जाता है? 20 लाख। मतलब 20 लाख बच्चे पढ़ते हैं। और ये जो पाठशालाएं हैं किन्ने बनाई हुई हैं? या तो ये स्थानीय समुदाय है, वहीं के लोग चला रहे हैं, या कोई जो संपन्न लोग हैं, अमीर लोग हैं, उन्होंने ये खोली हुई हैं। और कई ऐसी पाठशालाएं हैं जो गुरु जो पढ़ा रहे हैं उन्होंने खुद ने खोली हुई है, उन्होंने खुद ने चलाया हुआ है। और शिक्षा का जो तरीका है इन पाठशालाओं में, वो बड़ा अजीब, बड़ा लचीला है। लचीला का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल किस तरीके से? देखिए, पहली चीज तो ये है कि इसमें जो फीस है, जो इनसे पैसे लेते हैं, वो निश्चित नहीं है। छपी हुई किताबें, वो तो सवाल ही नहीं उठता। इमारत कोई अलग से नहीं बनी, कोई स्कूल की अलग से बिल्डिंग नहीं है, कोई बेंच नहीं है, कोई कुर्सी नहीं है, इसके अलावा ब्लैक बोर्ड भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसके अलावा जो रोल कॉल होता है, यानी कि हाजिरी लगाने का जो सिस्टम है, वो भी नहीं है। इम्तिहान नहीं होते, सालाना इम्तिहान एग्जाम जो होते हैं वो नहीं होते। और जो टाइम टेबल है, समय सारणी, ये भी नहीं है।
कई ऐसी पाठशालाएं हैं जो बरगद के पेड़ के नीचे, जिसे हम बैनियन ट्री कहते हैं, बरगद के पेड़ के नीचे ही लगाई जाती हैं। या फिर बरगद का पेड़ हो गया, या कोई दुकान हो गई, या कोई मंदिर हो गया, उसके किसी कोने में, यहाँ पर एक छोटी सी जगह में ये दुकान लगाई जाती है। या फिर जो गुरु है जो पढ़ा रहा है उसके घर में लगाई जाती है। ये कहीं भी किसी जगह पे भी ये शिक्षा या पाठशाला शुरू हो जाती। ओके, अब मैंने कहा था फीस कोई तय नहीं है, तो फीस कैसे होती थी? फीस होती थी तय कि भाई घर जो माँ बाप हैं उनकी आमदनी क्या है, वो कितना पैसा कमाते हैं। मान लीजिए ये अमीर है थोड़ा सा और ये गरीब है, तो इसको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे और इसको कम देने पड़ेंगे, या कभी कभी इसको नहीं भी देने पड़ेंगे। यानी इनकी आमदनी, माँ बाप की आमदनी से तय होता था कि बच्चे को कितनी फीस देनी पड़ेगी। और जितनी भी शिक्षा है वो सारी मौखिक है, यानी कि ओरल शिक्षा है। मुंह से गुरु साहब बोलते हैं और बच्चे उसको बोल बोल के सीखते हैं। ओके, ये भी जो गुरु है वही डिसाइड करते हैं कि क्या पढ़ाना है, क्योंकि बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं या उनकी क्या जरूरत है उसके हिसाब से ये अपनी शिक्षा बदलते रहते हैं। ओके, कोई भी, सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए ये 10 साल का बच्चा है, ये 5 साल का बच्चा है, ये 8 साल का बच्चा है, सभी एक साथ बैठते थे, एक ही जगह पे सब एक साथ बैठ जाते थे। ओके, सभी एक साथ बैठते थे, यानी कोई अलग अलग क्लास नहीं होती थी। एक और चीज ये है, तो विलियम एडम्स साहब ने जो बताया था कि भाई यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है वो बड़ी फ्लेक्सिबल है, यानी लचीली है। तो लचीली के बारे में जो हमने बात की उसमें एक लचीलापन उन्होंने और पाया कि जब फसलों की कटाई होती थी, बहुत सारे जो बच्चे थे उनमें कई बच्चे काश्तकारों के, यानी गांव में जो किसान हैं या लेबरर्स हैं उनके भी बच्चे थे। तो इनके बच्चे उस जमाने में, उस समय में जो फसलों की कटाई का समय होता था, वो अपने माँ बाप को अपने लैंड पे मदद करने के लिए जाते थे। तो उस समय ये जो स्कूल्स होती थी, पाठशालाएं हैं, ये बंद कर दी जाती थी। और जैसे ये कटाई का सीजन खत्म हो जाता था उसके बाद ये स्कूल दोबारा, या कहें पाठशालाएं दोबारा ओपन हो जाती थी। इसमें यह बताया गया है कि जो साधारण काश्तकार है, यानी जो गांव के लोग हैं या गरीब बच्चे हैं, वो भी पढ़ सकते थे, वो भी यहां आकर पढ़ सकते थे। ये इंपॉर्टेंट बात बताई इन्होंने। यहां पर एक चित्र है जो इससे सपोर्ट करता है। सपोर्ट ये करता है कि यहां पर आप देखिएगा, ये फ्रांसवा सॉल्विन साहब हैं, ये एक डच पेंटर थे नीदरलैंड हॉलैंड के। और उन्होंने ये दिखाया, फ्रांसवा साहब ने, कि 18वीं शताब्दी इसके आखिर में वो भारत आए थे और यहाँ पर लोग किस तरीके से उनका दैनिक जीवन था, कैसे लोग बैठते थे, रहते थे, उनकी कैसी हट्स थी, कैसे पढ़ाई लिखाई होती थी, उसके बारे में इन्होंने बड़ा सजीव चित्रण किया है। तो यही हमने बात की कि उस ज़माने में बच्चे स्कूल कैसे जाते थे, क्या विषय पढ़ाया जाता था, किस तरीके से पढ़ाया जाता था, और ब्रिटिश शासन में फिर क्या हुआ। तो नए दिनचर्या, नए नियम। देखिए 19वीं शताब्दी की जो मैं बात कर रहा हूं उसके मध्य तक, यानी कि आप मानिए 1850 की मैं बात कर रहा हूं, इस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी है या जो कंपनी है उसका ध्यान कहां था? उसका मेन ध्यान था जो उच्च शिक्षा है उस पे था। यानी हमारा जो आज 1 से लेकर 12 तक क्लास होती है, नॉर्मल सबको करनी पड़ती है, वहां नहीं था, उससे ऊपर उन्होंने कभी भी जो स्थानीय पाठशाला है जिसका अभी हमने डिस्कशन किया, या स्थानीय जो स्कूल थे उनका कभी भी इतना ज़्यादा दखल नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, दखल नहीं दिया, एक ही बात है। लेकिन 1854 मैंने आपको बताया 1854 में क्या आया था, तो उसके बाद जो देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए जो नेटिव्स पढ़ रहे हैं, जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है, किस तरीके से पढ़ाई हो रही है, कैसा स्कूलिंग है, क्या वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी व्यवस्था को सुधारने के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए। क्या काम किए? पहला काम क्या किया? देखिए यहाँ पर कौन से लोग पढ़ाते थे, अगर एक स्कूल की बात करें या पाठशाला की बात करें, यहाँ पर गुरु पढ़ाते थे। और गुरु नॉर्मली जो है वो पंडित होते थे या फिर थोड़े पढ़े लिखे होते थे। और उस जमाने में आप जानते हैं जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें जो पढ़े लिखे होते हैं वो ब्राह्मण कास्ट के हुआ करते थे। तो इन्होंने क्या किया, कंपनी वालों ने क्या किया, पहले थे बहुत सारे जो पंडित लोग हैं उन लोगों को नौकरी दी, यानी कि उनको गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी पे रखा। पहला काम तो इन्होंने ये किया, ठीक है, सरकारी नौकरी पे रख लिया। और फिर हर एक पंडित को कुछ काम दिए। इनके क्या क्या काम थे उसको ध्यान से सुनिएगा। हर एक पंडित जो है उनको 4 से लेकर 5 स्कूल ये देखरेख करेंगे,
इसका इनको जिम्मेदारी सौंपी गई। इनका काम ये था कि भाई स्कूलों का दौरा करना है, जाके निरीक्षण करना है, औचक निरीक्षण करना है या फिर नॉर्मल निरीक्षण करना है, और अगर कोई भी परेशानी दिखती है तो उसमें सुधार लाना है। कोई भी अगर स्थिति परिस्थिति ऐसी स्कूलों की लगती है तो उसमें सुधार लाना है, उसको इमेंसिपेशन डेवलपमेंट करना है। इसके अलावा इनको क्या करना है, इनको रिपोर्ट भेजनी है, मतलब समय समय पर नियमित तरीके से रिपोर्ट भेजें, महीने में 6 महीने में। और यहाँ पर देखा जाए कि जो कक्षा है, पाठशालाएं हैं, उसमें टाइम टेबल के हिसाब से या कहें समय सारणी के हिसाब से चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, इसका अनुसरण किया जा रहा है कि भाई ये टाइम है, इसके यहाँ से यहाँ तक इतना कोर्स कंप्लीट होगा, फिर यहाँ एग्ज़ाम होगा, यहाँ छुट्टी होगी, तो बाकायदा समय सारणी के हिसाब से पढ़ाया जाए। और जो अध्यापन है अब ये किताबों के हिसाब से या फिर पाठ्य पुस्तक के हिसाब से, बुक्स के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। ये इनको देखना है कि ऐसा ना हो कि जैसे पहले गुरु अपने हिसाब से पढ़ाते थे, नहीं, अब किताबों के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो वार्षिक एग्जाम है, जिसे हम इम्तिहान कहते हैं, एग्जाम कहते हैं अपने आज के शब्दों में, वो देखा जाएगा कि भाई इनकी एग्जाम्स हो रहे हैं, वार्षिक परीक्षाएं प्रॉपर तरीके से हो। दूसरा ये है कि भाई नियमित रूप से शुल्क देना होगा, यानी फीस देनी होगी। पहले क्या था कि अगर किसी के पास नहीं है तो गुरुजी बोलते थे ठीक है अगले महीने ले आना, चलो बेटा बाद में ले आना। गरीब है वो कम दे रहे हैं, अमीरों से थोड़ा सा ज़्यादा लिया जा रहा है क्योंकि गरीब नहीं दे पा रहे। तो एक तो ये हो गया कि भाई अब फीस देनी पड़ेगी। इसकी तो पहली चीज़ मैंने बताया आपको, फीस, ये फीस देना पड़ेगा। कक्षा में आना पड़ेगा, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप छुट्टी मार रहे हैं, जो आपकी सीट डिसाइड हो गई, ये चेयर है, ये चेयर है, आपको यहां बैठना है, आपको यहां बैठना है, बिल्कुल फिक्स सीट बना दी गई। और सबसे बड़ी बात अनुशासन, जिसे कहते हैं हम डिसिप्लिन, जो अनुशासन तय कर दिया गया कि भाई आपके नेल्स कट होंगे, बाल कट्टे होंगे और आप समय पे आएंगे, समय पे जाएंगे, समय पे लंच करेंगे, वो सारी अनुशासन को आपको पालन करना पड़ेगा। तो हुआ ये कि जैसे ये जो पुरानी पाठशाला थी, अब नई पाठशाला, ये एक और पाठशाला है, ठीक है। अब ये जो एक पाठशाला है, एक पाठशाला है, क्या हुआ कि ब्रिटिश रूल ने जो भी पाठशालाएं इन सब चीजों को मानने लगेंगी, इन सब चीजों को मानने लगेंगी, उनको इन्होंने कहा कि हम आपको अनुदान देंगे, यानी पैसा देंगे, बेसिकली फंड देंगे। और जो नहीं मान रहे हैं, जो अपनी पुरानी पद्धति से ही चलाना चाह रहे हैं, उनको इन्होंने पैसा नहीं दिया, यानी कि उनको अनुदान नहीं दिया। तो ये बेचारे जो पैसा नहीं पा रहे थे और जिनको पैसा मिल रहा था उसके सामने कहाँ खड़े हो पाएंगे, बेचारे खड़े ही नहीं हो पाए। मतलब धीरे धीरे ये कमजोर पड़ने लगे। जो स्वतंत्र रहना चाहते थे, जो इन सब आज्ञाओं को पालन नहीं करना चाहते थे, वो बेचारे धीरे धीरे पिछड़ते चले गए। एक और भी इसका एग्जाम्पल दिखाता हूं या फिर एक नतीजा बताता हूं। आपको मैंने बताया था, यहां पर आपको याद होगा, जो बच्चे थे, छोटे जो बच्चे थे, खास तौर पे वो काश्तकारों के बच्चे, गरीब बच्चे, गांव के बच्चे, वो पढ़ने आ सकते थे क्योंकि एक तो पैसा उनको कम देना पड़ता था। दूसरा यह है कि उनका लचीला फ्लेक्सिबल सिस्टम होने के कारण वो कटाई और तमाम जो समय उनके ज़रूरत के समय थे, उस ज़रूरत के समय में छुट्टी कर दी जाती थी। ठीक, तो अब ये हुआ कि जब ये फीस देना है, अनुशासन है, आना है, पक्का आना है, तो गरीब किसान के बच्चे और जो काश्तकारों के बच्चे हैं, लेबरर्स के बच्चे हैं, वो नहीं आ पाए। क्योंकि जब ये पहले पढ़ते थे तो समय सारणी नहीं थी, या कहें फ्लेक्सिबल सिस्टम था, लचीला सिस्टम था। अब तो ऐसा नहीं रहा। ये जो नई व्यवस्था मैंने आपको बताई, ये जो नई दिनचर्या, नए नियम के बारे में बात कर रहा हूं, जो नई व्यवस्था है उस हिसाब से तो ये आ ही नहीं पा रहे थे, नियमित नहीं आ पा रहे। नियमित कैसे आएंगे बेचारे, हमेशा नहीं आ सकते ना। जब भी कटाई का मौसम होगा तब क्या होगा, कटाई के मौसम में स्कूल में बच्चों को आना बिल्कुल ज़रूरी कर दिया गया है, क्योंकि भाई आपके अटेंडेंस होनी चाहिए। अब ये नहीं आएंगे तो जो नहीं आ रहे हैं बेचारे, जो अपने माँ बाप के साथ काम करें, क्योंकि इनके माँ बाप के साथ इनका काम करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इनकी जो अर्निंग थी माँ बाप की कम, तो ये बाहर से अगर लेबर लाएंगे तो बहुत पैसा लग जाएगा, तो घर के बच्चे ही काम करते थे। इसीलिए पहले आप ज़माने में देखें, आपके माँ बाप या उनके माँ बाप के 8-8, 10-10 बच्चे होते थे। आज एक बच्चा हो जाए उसी पे लोग बंद कर देते हैं, 1 से 2, ज़्यादा से ज़्यादा। पहले 8-10 बच्चे इसलिए होते थे कि जितने हाथ उतना काज, उतना काम, ये कहा जाता था। तो बच्चे जो बेचारे जा नहीं पाते थे इन स्कूलों में, जो अनुदान प्राप्त है, इन बच्चों को माना जाता था कि अनुशासनहीन है, ये अनडिसिप्लिन्ड है, ये पढ़ना लिखना ही नहीं चाहते हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, और ये इनका मन ही नहीं है पढ़ने में। जबकि प्रॉब्लम कुछ और थी। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची,
बहुत बड़े लोगों का नाम हम लेना चाहते हैं। ये नोबल लॉरेट है, नोबल प्राइज मिल चुका है, और ये तो खैर इनका नाम तो पूरा विश्व बहुत सर झुका के लेता है। महात्मा गांधी जी, इंडिपेंडेंस इन्होंने दिलाई। आज का जो देश है उसको बनाने की आधारशिला गांधी जी ने रखी। रविंद्रनाथ टैगोर साहब की भी बात करेंगे और इनको भी सलाम करेंगे, लेकिन अगली बार। यहां पर दो बहुत महान लोगों का चित्र है। ये साहब जो देख रहे हैं आप, वो रविंद्रनाथ टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर साहब है, और ये साहब है महात्मा गांधी जी। तो राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची हमने देखा कि अंग्रेज जो ब्रिटिश रूल है उसमें बहुत सारे ऑफिशियल थे जो हिंदुस्तान की शिक्षा के बारे में सोच रहे थे किस तरीके से दी जाए। ओरिएंटलिस्ट चाहते थे कि भाई हिंदुस्तान का साहित्य, चाहे वो अरबी हो, फारसी हो, संस्कृत हो, वो दिया जाए। और बाकी जो उसके बाद आए, उन्होंने कहा, जो इसके क्रिटिसिज्म वाले थे, उन्होंने कहा कि जो वुड्स डिस्पैच हमने पढ़ा, वो चाहते थे कि इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश या यूरोपियन पद्धति जो है वो अपनाई जाए। 19वीं सदी की जो शुरुआत थी, यानी हम 1800 के आगे की बात करेंगे, इसमें बहुत सारे ऐसे थिंकर आए, विचारक आए, जिन्होंने कहा और जिन्होंने सोचा कि शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई केवल कुछ लोगों के पास आए। उनका यह कहना था कि सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, सभी को। कुछ ऐसे भारतीय थे, कुछ ऐसे इंडियंस थे जिनका यह मानना था कि जो पश्चिमी शिक्षा है ये भारतीय लोगों का, उन लोगों की जो वैल्यूज, ओपिनियन है, थिंकिंग है, लॉजिक है, उन सब का वो आधुनिकीकरण तो कर सकती है। तो उन्होंने ब्रिटिश रूल से कहा कि साहब नए स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, विश्वविद्यालय बनाइए, और जो विश्वविद्यालय मैं कह रहा हूं, इन सभी चीजों पे इन्होंने कहा कि भाई आप सिर्फ पैसा खर्च करिए, यानी स्पेंड मनी, इन सब पे और पैसा खर्च करने की जरूरत है, ऐसा उनको बताया गया। अब बहुत सारे भारतीय, जैसे कई लोग मान रहे थे कि भाई बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन कई लोग ऐसे थे, बड़े बड़े लोग ऐसे थे जो इस पश्चिमी शिक्षा के क्रिटिक थे या इनके विरुद्ध थे। तो उसमें दो साहब हैं, महात्मा गांधी जी और रविंद्रनाथ ठाकुर यानी टैगोर साहब। अब देखेंगे कि महात्मा गांधी जी का क्या कहना है। वो ये कहते थे कि जो औपनिवेशिक शिक्षा है, यानी जो कॉलोनियल शिक्षा दी जा रही है, यूरोपियन शिक्षा दी जा रही है, उन्होंने क्या किया है कि हिंदुस्तानियों को गुलाम बना लिया है। कैसे? हिंदुस्तानियों के दिमाग को बांध लिया है, या इनके मस्तिष्क को बांध लिया है, इनमें यह भाव पैदा कर दिया है कि तुम हीन हो, तुम दीन हो, हम ही हैं जो सब है। कहने का मतलब यह है कि जितने भी ये लोग हैं जो अपने औपनिवेशिक शिक्षा को पढ़ते हैं, वो इसी को अच्छा मान बैठते हैं, उसी को मानते हैं कि हमारी शिक्षा तो बेकार है, जो हिंदुस्तानी शिक्षा है, जो पश्चिमी सभ्यता की शिक्षा है, यही बेस्ट है। जो हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, इसको ये लोग थोड़ा सा निचला मानने लगते हैं, या ये कहें कि इसके प्रति जो सम्मान, गौरव, इज्जत, ये सब होना चाहिए, ये अब इनमें धीरे धीरे कम हो रहा है। ये जो औपनिवेशिक शिक्षा है, इसने इनके दिमागों में विष भर दिया है, पॉइजन कर दिया है, विष भर दिया है, यानी पॉइजन हो गया है। ये जो शिक्षा है ये पापपूर्ण है, क्योंकि ये अपनों को अपने से दूर कर रही है। इस औपनिवेशिक शिक्षा ने इन लोगों को दास बना दिया है, यानी इन लोग का स्लेव बना दिया है। होता यह है कि ये लोग जो पश्चिमी शिक्षा इनको दी जा रही है, ये इतना अभिभूत हो जाते हैं, इतना ज्यादा इसके प्रति नतमस्तक हो जाते हैं कि अगर पश्चिमी कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज से कोई भी चीज आ रही होती है तो ये लोग मानते हैं कि यही बढ़िया है, यही सबसे बढ़िया चीजें हैं। यही लोग ब्रिटिश रूल को पसंद करने लगे हैं, जबकि 200 साल तक इन्होंने जो काम किया है ब्रिटिश रूल में, अच्छा भी किया है, लेकिन ज्यादातर हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं था। तो इनकी प्रशंसा कर रहे हैं, ये लोग पसंद कर रहे हैं ब्रिटिश शासन को। वो ऐसी शिक्षा के पक्षधर हो रहे हैं जो कि हमारी संस्कृति और हमारे सेल्फ को खत्म कर रही है। तो गांधी जी जो जिस शिक्षा को मानना चाहते थे या जिस शिक्षा के पक्षधर थे,
वो ये था कि एक भारतीय की जो प्रतिष्ठा है, एक भारतीय का जो आत्मसम्मान या स्वाभिमान है, इसको दोबारा पुनर्जीवित करना होगा। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि देखो साहब, आप एक काम करो, ये शिक्षा संस्थानों को छोड़ो और अंग्रेजों को बताओ, इन ब्रिटिशर्स को बताओ कि अब हम आपके गुलाम या स्लेव बनने को तैयार कतई नहीं है। उन्होंने कहा कि जो शिक्षा है वो भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। पहली बात तो इन्होंने ये कही, जो अंग्रेजी में शिक्षा दी जा रही है ना, तो वो इन लोगों को अपाहिज बना रही है, अपंग बना रही है। क्यों? क्योंकि जब अंग्रेजी शिक्षा इनको दी जाएगी तो इनके जो रूट्स है, इनकी जो मॉरल वैल्यूज है, कल्चर है, इससे ये कट रहे हैं, धीरे धीरे उससे कटते चले जा रहे हैं। यानी अपनी ही जमीन पर ये लोग अजनबी बनते चले जा रहे हैं, अपनी जमीन पर ये वेस्टर्नाइज होते चले जा रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता की तरफ जाने लगे हैं। महात्मा गांधी जी एक और चीज कहते थे, वो ये कहते थे कि जो पश्चिमी शिक्षा है उसका मेन काम क्या है। वो ये कहता है कि भाई किताब लो, किताब को रट लो, पढ़ लो और एग्जाम दे दो, है। गांधी जी कहते थे कि ये किताब से पढ़ के चीजें नहीं सीखी जा सकती, इसके लिए अनुभव यानी एक्सपीरियंसेस, हर चीज का अनुभव होना चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान यानी वो काम करके सीखना चाहिए। या इनका कहने का मतलब ये है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आपके दिमाग को और आपकी आत्मा को, दोनों को विकसित करे, आगे बढ़ाए। केवल आप पढ़ लिख लें, अंग्रेजी में ठीक से बोल लें या बहुत अच्छी तरीके से आप लिख लें, यह शिक्षा कदापि नहीं हो सकता, यह शिक्षा कदापि नहीं हो सकती। आपको अपने हाथों से काम करना पड़ेगा, आपको स्किल यानी कि हुनर सीखने पड़ेंगे, आपको वो काम करके देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तब आप सीखेंगे। तो जब आप चीज़ों को करेंगे, अपने हाथों से व्यवहारिक ज्ञान लेंगे और खुद ही सब चीज़ करने की, या अनुशासन से और एक्सपीरियंस से, तभी आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग तेज होगा, बढ़ेगा और आप जो चीज़ें समझते हैं उसमें जो दक्षता है, उसकी समझने की जो कैपेबिलिटी है, वो बढ़ेगी। ऐसा महात्मा गांधी जी का कहना था। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक बड़ा अच्छा चित्र दिखाया गया है, दो महान आत्माओं को साथ में दिखाया गया है। ये महात्मा गांधी जी हैं, यहाँ पर उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी हैं। ये शांति निकेतन का चित्र है, इसको भी मैं बताऊंगा आपको। रविंद्रनाथ टैगोर साहब और बहुत इनकी जो मंडली है, ये जो लड़कियां हैं जो इनके शांति निकेतन में पढ़ती थी, 1940 का ये चित्र है। अब आप देखेंगे कि केवल गांधी जी ही नहीं, बहुत सारे ऐसे विचारक हुए जो इस शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचते थे और उनकी सोच गांधी जी जैसी भी थी या अलग भी थी, लेकिन वो सोचते थे इस बारे में। एक आपको यहां पर एक चित्र दिखाना चाहूंगा। ये जगह है शांति निकेतन, कलकत्ता से तकरीबन, कहीं मैंने इसको देखा कहीं 152 किलोमीटर बताया जा रहा है, इस किताब में ये 100 किलोमीटर बताया जा रहा है, यहाँ पर अभी आएगा तो 100, अभी नेक्स्ट में बताता हूँ मैं आपको। तो 100 किलोमीटर इसको बताया गया है, 152, कहीं मैंने इसको 200 भी देखा है, तो हम मान लेते हैं 100 से 200 किलोमीटर के बीच में है ये। बंगाल के लोग होंगे, इस आसपास के एरिया के होंगे, वो समझ रहे होंगे कितना दूरी है, वो एग्जैक्ट बता पाएंगे। तो टैगोर साहब ने शांति निकेतन, इसका नाम ही देखिए, ऐसा इलाका जहां पर शांति हो, जहां पर आराम से रुक के धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई, समझना, सीखना किया जाए। तो शांति निकेतन का ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये रविंद्रनाथ टैगोर साहब है, यहाँ पर लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन आप आसपास का माहौल देखिए, हरियाली, हरा भरा, चिड़ियों की चहचहाट, उनकी आवाज, साफ एकदम ऑक्सीजन युक्त हवा, क्या माहौल है, मजा आ जाएगा इसमें पढ़ने के लिए। यही ये चाहते थे। 1930 की बात कर रहा हूं मैं। तो टैगोर साहब जो थे, रविंद्रनाथ टैगोर साहब, ये नोबल लॉरेट है, नोबल मिल चुका है इनको, ध्यान रखिए, छोटे बड़े आदमी नहीं है, बहुत जबरदस्त आदमी है ये हर चीज में आगे थे। इन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, गाना भी गाते थे। मतलब एक आदमी में इतनी सारी जो कैपेबिलिटी होती है, वो मतलब इसको आप इवैल्यूएट नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। तो उन्होंने ये जो शांति निकेतन है, इसकी स्थापना की थी 1901 में। जब टैगोर साहब स्कूल जाते थे तो वो स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, जैसे आमतौर पे हम भी नहीं करते हैं, है ना। चिढ़ते थे, वो कहते थे कि मेरा दम घुटता है, यहाँ पर सांस लेना
दूभर हो जाता है। मुझे लगता है कि ये जो व्यवस्था है ये दमनकारी व्यवस्था है। बच्चों को दबा के, डरा के उनको पढ़ाया जाता है, जैसे कोई जेल हो, जैसे कोई एक कोमल बच्चा जिसका शरीर भी कोमल है, दिमाग भी कोमल है, वो अपना मनचाहा काम कतई नहीं कर सकता। जैसे क्लास चल रही होती थी तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, ये टैगोर साहब बैठे, इनका दिमाग क्लास से बाहर ही रहता था, बाहर की तरफ चला जाता था। तो जब ये बड़े हुए तो इन्होंने कहा ना, मुझे इस तरीके के स्कूल में नहीं जाना है। शांति निकेतन, आपको बता देता हूं, ये बोलपुर सिटी है, उसके पास में है। ये बोलपुर डिवीजन है, सब डिवीजन है। कौन से डिस्ट्रिक्ट का? बीरभूम। यहाँ पर भी आप देखेंगे, ये आपको दिखा देता हूँ। अभी वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें बताया गया है 152 किलोमीटर है, ये कोलकाता के नॉर्थ में है। ये मैंने विकिपीडिया से लिया है, तो इसी को मान लेते हैं हम। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये कोलकाता से इस इलाके में, ये दुर्गापुर है, यहाँ कटवा है, यहाँ बर्धमान है। मैं इस जगह से वाकिफ नहीं हूँ, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। तो उनका ये कहना था कि भाई मैं ऐसा स्कूल बनाऊंगा जहाँ पर बच्चे खुश रहें, यानी ये बेचारे मुक्त रहें, मतलब इनके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, रचनाशील हो, यानी अपने आप ये किसी चीज़ की रचना कर सकते हो। इनके विचार, इनकी इच्छाएं, इनकी आकांक्षाएं, इनकी सोच, सब चीज़ें ओपन हो। बचपन का जो समय होता है यही समय सीखने का होता है। अब अंग्रेज़ों ने जो शिक्षा पद्धति अपनाई है, ये बड़ा, इसमें क्या है, शिक्षा व्यवस्था बड़ी कड़ी है और बड़ी बंधनकारी है कि भाई आपको स्कूल आना है, अनुशासन में रहना है, एक जगह पे बैठना है, बात नहीं करनी है और हंसना नहीं है, बाल कटा के रखने हैं, नाखून कटा के रखने हैं। तो वो ऐसे शिक्षक चाहते थे जो इन बच्चों को कल्पनाशील बनाए कि भाई आपका दिमाग है, सोचो जितना सोच सकते हो, और उसके बाद इनमें वो उत्सुकता जगाएं, उनमें वो एक पैशन जगाएं कि भाई आप जाने चीज़ों को, समझें, सीखें। तो टैगोर साहब का मानना था कि ये जो जिस शिक्षा को कह रहे हैं वो सृजनात्मक शिक्षा है, यानी इसमें इस बच्चे को कुछ करने की सीख दी जाती है, या फिर उसको कहा जाता है कि भाई अपने हिसाब से करो, कोई बात नहीं, फेल होगे कोई बात नहीं, सीखोगे। लेकिन वो ये चाहते थे कि सृजनात्मक, यानी कि कोई चीज़ जब की जाती है वो वहीं की जाती है जहां पर प्राकृतिक परिवेश हो। प्राकृतिक परिवेश का मतलब होता है जहां पर हवा हो, पानी हो, पेड़ हो, पौधे हो। एक स्कूल के अंदर बंद होकर ब्लैक बोर्ड के सामने आप क्या ही पढ़ पाएंगे। तो यहां पर बताया गया है कलकत्ता से करीबन 100 किलोमीटर, किताब में लिखा है, विकिपीडिया में 152 है। इतने किलोमीटर में एक ग्रामीण परिवेश, यानी कि इन्होंने गांव में अपनी जगह खोजी और वहां पर उन्होंने एक स्कूल खोलने का फैसला किया, जिस इलाके को अब शांति निकेतन कहा जाता है। राइट। अब टैगोर और महात्मा गांधी की हमने दोनों की बात की। इनके विचार कई सारे मत इनके सेम थे, लेकिन कई में इनके बीच में डिफरेंसेस भी थे। फर्क क्या था, डिफरेंसेस क्या थे, कि गांधी जी कहते थे कि जो पश्चिमी शिक्षा है ये बिल्कुल नो, बिल्कुल भी नहीं। वो कहते थे कि भाई जो पश्चिमी सभ्यता है, मशीनें हैं, टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल नो है। बहुत ज़्यादा इसके आलोचक थे कि इसकी आप उपासना या पूजा मत करिए। लेकिन टैगोर साहब कुछ और कहते थे। टैगोर साहब कहते थे कि जो आज का समय है, पश्चिमी सभ्यता जो हमें सिखा रही है और जो भारतीय परंपरा है, क्यों ना हम इन दोनों का मिश्रण कर दें। मतलब जो नई चीज़ें हैं वो हम ले जज्ब करें और जो हमारी परंपरा है उनको मिला के हम काम करें। राइट। देखिए ऐसा है कि बहुत सारे लोग थे, वो कहते थे कि जो आज की व्यवस्था है, ब्रिटिश रूल की जो व्यवस्था है, इसमें बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है, परिवर्तन किए जाए, ताकि जो ग्रास रूट लेवल पे जो छोटे से छोटा बच्चा है या गरीब से गरीब बच्चा है वो भी पढ़ सके। बहुत सारे अर्थ इसमें निकाल सकते हैं हम कि राष्ट्रीय संस्कृति हमको सीखनी चाहिए, लेकिन उसके साथ हमें बाकी जो संस्कृतियां हैं उनको भी सीखना है। सारी सभ्यता अच्छी है, कोई अच्छी कोई बुरी नहीं होती। यहां पर एक बहुत बेहतरीन चित्रण है, इसमें 3 चित्रों में पूरा शांति निकेतन समाया है। यहां पर आप एक चित्र देखेंगे, यह है कोयम्बटूर में एक मिशनरी स्कूल है, प्रचारक स्कूल है। आज आप देखेंगे कि अगर आप देहरादून में कभी आए तो आप देखेंगे सेंट जोसेफ स्कूल है, उसके लिए इतनी मारामारी है कि हर आदमी अपना बच्चे को वहाँ पढ़ाना चाहता है। लड़कियों को वो यहाँ एक और CJM है, कॉन्वेंट ऑफ जीसस मैरी, वहाँ पढ़ाना चाहता है।
तो हर आदमी आज के ज़माने में ये मिशनरी स्कूल में ही पढ़ाना चाहता है, क्योंकि जो पढ़ाई की जाती है, बच्चा पढ़ता है, सीखता है, बहुत सारी चीज़ें सीखता है, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम सारी चीज़ें मिला के पढ़ें और तब अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक साहब है थॉमस आर्नोल्ड, ये यहाँ की बात नहीं हो, हिंदुस्तान की बात नहीं हो रही है, अन्यत्र की बात हो रही है, तो हम इंग्लैंड की बात करते हैं। 1870 में एक शिक्षा अधिनियम आया वहाँ पर। इसमें यह था कि भाई इसकी सबको शिक्षा देनी है, लेकिन 1870 के पहले क्या, उसके पहले यह था कि सारी आबादी को शिक्षा, ऐसा कोई नहीं था कि सबको शिक्षा मिलनी थी। कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। एक तो स्लेव, बाल मजदूरी बहुत ज़्यादा थी, और दूसरा ये था स्कूल भी बहुत कम थे, ज़्यादातर स्कूल, अब इसको यहाँ हिंदुस्तान से भी रिलेट करिएगा, ठीक है। ज़्यादा जो स्कूल थे वो या चर्चों ने बनाए थे या फिर रईसों ने बनाए थे, अमीर लोगों ने बनाए थे। तो टॉमस आर्नोल्ड साहब आए और ये शिक्षा के तौर पे या उसकी सोच में बहुत बड़े विचारक आदमी थे। इन्होंने एक रग्बी नाम का एक प्राइवेट स्कूल था, उसमें ये मुख्य अध्यापक थे, और जो माध्यमिक स्कूल की पाठ्यचर्या है उसमें 2000 पुरानी जो ग्रीक और रोमन शास्त्रीय कृति, यानी उस जमाने में ये वो कल्चर या वो चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा था, सीखने की कोशिश कर रहे थे। और ये इसकी हिमायत इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये कहते थे कि हमारे अंग्रेजी स्कूल है, इसमें जो हम अध्ययन करवाते हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम अतीत के बारे में सोचें, मतलब आज को सोचते हुए हम अपने पास्ट को भी अपने अंदर रखें। तो शास्त्रीय कृति जो भी चीज़ें पहले लिखी गई हैं, महान लोगों ने लिखी है, उससे दिमाग हमारा अनुशासित होता है, इसका मतलब डिसिप्लिन होता है। अनुशासन बहुत ज़रूरी है। उसका कारण ये है कि वो कहते थे कि जो बच्चे स्वाभाविक रूप से सैवेज होते हैं, यानी कि अगर बच्चा है, अगर उसको सिखाया नहीं गया तो उसको अनियंत्रित होता है, वो सैवेज होता है, असभ्य होता है। तो बेसिकली उसको नियंत्रित करना ज़रूरी है, और सभ्य बनाने के लिए उसको ये बताना ज़रूरी है कि समाज में क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, किस तरीके का बिहेवियर, किस तरीके का आपको आचरण करना है। तो ये रहे थॉमस आर्नोल्ड साहब। चलिए साहब, ये बात हुई इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।